हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस नोटबुक में। गाइस, आज से मैं आपकी हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रही हूँ और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो आज आपकी ये फर्स्ट क्लास है, उसमें जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है यूरोपियों का भारत में आगमन किस प्रकार हुआ है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो ब्रिटिशर्स हैं और जो फ्रांसीसी हैं, इन दोनों से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं ब्रिटिशर्स को ही पढ़ाऊँ, फिर उसके बाद मैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब पढ़ाऊँ, फिर फ्रांसीसी, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुए हैं वो बहुत ज़्यादा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो फिर फ्रांसीसी इतना कंप्लीट करने के बाद फिर पुर्तगाली, डच और फिर डेनिश, क्योंकि ये थोड़ी कम महत्वपूर्ण है। बाकी पढ़ना तो आपको सारे सेगमेंट ही है, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है, बट जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको हमें पहले पढ़ लेना है, जो ज़्यादा क्राइटेरिया या एरिया कवर करता है सिलेबस का और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज़, वैसे तो मैं आज आपको ब्रिटिशर्स ही पढ़ाने वाली हूँ, बट उससे पहले क्योंकि हम यूरोपियों का भारत में आगमन पढ़ रहे हैं तो जो जनरल नॉलेज है थोड़ी बहुत वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूरोपियों में सबसे पहले भारत कौन आता है, तो पुर्तगाली आते हैं। इनकी कंपनी का नाम होता है एस्तादो द इंडिया। ये 1498 में भारत में आते हैं और इनकी पहली फैक्ट्री जो लगती है वो लगती है कोचीन, जिसे कोची भी कहते हैं या कभी कभी कोची भी लिखा हुआ आ जाता है। पुर्तगालियों के बाद आते हैं डच 1602 में। ये मूलतः हॉलैंड के निवासी थे और इनकी जो कंपनी थी उसका नाम था बेरिंग दे ओस्ट इंडेशे कंपनी। ये इनका कुछ अपनी लैंग्वेज में नाम होगा। इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री लगती है वो मसूलीपट्टनम में लगती है। गाइस, उसके बाद आते हैं हमारे ब्रिटिश, और ये ब्रिटेन के निवासी थे और 1608 में ये भारत आते हैं। यद्यपि इनकी जो कंपनी है वो 1600 में ही इस्टेब्लिश हो गई थी लंदन में। इनकी जो पहली स्थायी फैक्ट्री लगती है, अभी जब आप ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे तो आगे आप जानेंगे कि जब ये आग्रह करते हैं फैक्ट्री लगाने को तो इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि तब तक पुर्तगाली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो ये अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। बट फर्स्ट जो स्थायी फैक्ट्री इनकी लगती है वो लगती है सूरत में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिशर्स जो थे या जो अंग्रेज़ थे, इनकी जो पहली फैक्ट्री लगती है वो कहाँ लगती है, तो उसका आंसर सूरत ही होगा, जब तक कि आपको वो मेंशन करके ना दे दे कि अस्थायी फैक्ट्री। अगर अस्थायी कारखाना आएगा तो वो आंसर मसूलीपट्टनम रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के बाद आते हैं डेनिश, और इनके आने का जो ईयर है वो है 1616, और ये डेनमार्क के निवासी होते हैं। इनकी जो प्रथम जो कारखाना या फैक्ट्री लगती है वो लगती है त्रैनकोवार, और इसको त्रावणकोर भी बोला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांसीसी आते हैं 1664 में, और इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री लगती है वो लगती है सूरत में। देन स्वीडिश आते हैं, बट स्वीडिश इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है हमें पढ़ना, तो हम इनको स्वीडिश को अगर हम चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर भी मैंने लिख दिया है 1731 में स्वीडिश आते हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे नॉर्मली किसी छोटे एग्ज़ाम में तो नहीं, 10+2 या फिर जैसे पैट जैसे एग्ज़ाम के लिए नहीं, बट कभी कभी किसी बड़े एग्ज़ाम में लाइक आर ओ या फिर पीसीएस में अगर क्रम पूछ लिया जाए लगाने के लिए, तो आप जान रहे हो कि फ्रांसीसी के बाद फिर स्वीडिश आते हैं। इतना हो जाने के बाद हम गाइज ये देख लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट उठा के कि किस देश की खोज किसने करी। जैसे पूछ लिया जाता है कि अमेरिका की खोज किसने करी, सब जान रहे हैं बट फिर भी हमें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। विभिन्न देशों की खोजकर्ता वास्को डिगामा, जो कि एक पुर्तगाली थे, और ये 1498 में भारत आते हैं। ठीक है, मतलब कि ये खोज करते करते भारत आते हैं, और ये मतलब वहाँ से लेकर के पुर्तगाल से लेकर के जहाँ से ये चलते हैं वहाँ से लेकर के भारत तक का समुद्री मार्ग खोज निकालते हैं, समुद्री मार्ग। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कोलंबस। ये स्पेन के निवासी थे और ये अमेरिका की खोज करते हैं 1492 में। हालांकि ये निकलते भारत की खोज करने के लिए हैं, बट घूम फिर के ये पहुंच जाते हैं अमेरिका। थर्ड वन है कैप्टन जेम्स कुक, ये ऑस्ट्रेलिया के खोज करता है। ठीक है, फिर लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार्थोलोम्यू डियाज, ये केप ऑफ गुड होप, जो कि साउथ अफ्रीका का बिल्कुल सदर्न पार्ट है, जैसे कि दक्षिणतम बिंदु है अफ्रीका का वो,
तो वहाँ है केप ऑफ गुड होप, तो उसका जो खोज करता है वो है बार्थोलोम्यू डियाज। हम फिर नेक्स्ट मूव करते हैं कि प्रमुख शहरों के संस्थापक। भारत में कुछ ऐसे शहर हैं जिनके संस्थापक करता है और वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलकाटा या कलकत्ता के संस्थापक कौन है, बम्बई के संस्थापक कौन है, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है। जॉब चार्नोक, ये हैं कलकत्ता के संस्थापक। फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक कहा जाता है। देन गेराल्ड ओंगियार, इनको जेराल्ड ओंगियार भी बोला जाता है, ये हैं बम्बई के संस्थापक। ये बम्बई के फर्स्ट व्यापारिक गवर्नर थे। फिर आता है एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर, ये हैं न्यू दिल्ली के संस्थापक। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ब्रिटिश राज्य का उदय किस प्रकार होता है। गाइस, हम लोगों ने ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स में से जो सबसे पहले आते हैं भारत में ब्रिटिश यात्री, वो हॉकिंस ही आते हैं, बट वो प्रथम ऐसे नहीं है, उनसे पहले भी और लोग आ चुके हैं। तो हम यहाँ पढ़ते हैं किस प्रकार। तो जल मार्ग से आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? रॉल्फ फ्रेंच, जो कि 1585 में ही भारत आ जाते हैं। ठीक है। स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? जॉन मिल्डन हॉल, जो कि 1599 में आते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कोई एक कंपनी तो थी नहीं, बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां थी जो कि व्यापार के उद्देश्य से जिनका गठन हुआ था। तो उन सभी कंपनियों में से ऐसी कंपनी जिनको भारत में व्यापार करने का सबसे पहले अधिकार पत्र प्राप्त होता है, उस कंपनी का क्या नाम था? और ये फैक्ट मतलब एज इट इज़ उठा करके बीईओ के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र जो है वो किसे प्राप्त हुआ? तो वो है लीवेंट कंपनी को। ठीक है। आगे हम मूव करते हैं। मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप, इनके द्वारा एक कंपनी का गठन होता है जिसका नाम होता है द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। आज हम जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी करके पढ़ते हैं वो यही कंपनी है। कभी कभी इसका नाम भी आ जाता है और आया भी है एक एग्ज़ाम में, तो आप वो क्या करता है, वर्ड इधर से उधर कर देता है, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। ठीक है। ये कंपनी का गठन होता है मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप के द्वारा, उनके सदस्यों के द्वारा, जिसे 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा पूर्व के जो देश होते हैं, पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार। अब यहाँ मैं एकमात्र अधिकार को इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों की हूँ? क्योंकि यहाँ पर इनको मोनोपोली मिल जाती है। मोनोपोली मतलब कि बस यही वहाँ पे मतलब व्यापार कर सकते हैं पूर्व के देशों के साथ, जो कि जब आप पॉलिटी में आपको पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी कि जो चार्टर एक्ट आता है तो उसमें से ये इनका जो मोनोपोली है, एक अधिकार, वो इनका समाप्त भी हो जाता है। सिर्फ चीन और चाय के साथ, जो चाय का जो व्यापार है चाइना के साथ, वो बस बचा रहता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में जो मुग़ल शासक रहते हैं वो कौन थे? और ये फैक्ट मैंने क्यों डाला है? क्योंकि ये जो लाइन मैंने लिखी है एज इट इज़ क्वेश्चन में पूछी गई है आर के एग्ज़ाम में, कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय मुग़ल शासक कौन थे? तो अकबर थे। आगे 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ इनको जब मोनोपोली का राइट दे देती हैं तो वो 15 वर्ष के लिए देती हैं। ठीक है। अनिश्चित काल के लिए नहीं होता है, 15 वर्ष के लिए होता है। बट क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली 1603 में महारानी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1615 का एक समय आता है जब जेम्स फर्स्ट, जो कि स्टुअर्ट वंश के शासक थे, वो कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने की आज्ञा दे देता है। अब कंपनी के पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो अनिश्चित काल के लिए व्यापार कर सकती है। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि 1608 में जो जेम्स फर्स्ट हैं, इनके राजदूत आते हैं विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जब आते हैं तो ये अकबर के नाम ही पत्र लेकर आते हैं, क्योंकि जब कंपनी का गठन होता है तब तो मुग़ल शासक अकबर ही थे, बट अकबर की मृत्यु तो 1605 में ही हो चुकी होती है। विलियम हॉकिंस जब तक आते हैं तब तक जो भारत में जो मुग़ल शासक होते हैं वो होते हैं जहांगीर।
ठीक है। बट ये जो पत्र लाते हैं वो अकबर के नाम लाते हैं, और ये मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है गाइज। एक एक लाइन को, आप किसी भी लाइन को स्किप मत कीजिएगा। विलियम हॉकिंस सूरत बंदरगाह पे आते हैं और जिस जहाज़ से आते हैं उस जहाज़ का नाम होता है हेक्टर। ठीक है। ये जहांगीर से आगरा में मिलते हैं। अब मैंने ये क्यों लिखा है कि ये आगरा में मिलते हैं, क्योंकि गाइज ये पूछा गया है कि जहांगीर से अजमेर में कौन मिलता है, या टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से कहाँ होती है, विलियम हॉकिंस जहांगीर से कहाँ मिलते हैं। ठीक है। तो विलियम हॉकिंस जहांगीर से आगरा में मिलते हैं, और आगे आप पढ़ेंगे कि जब टॉमस रो आते हैं 1615 में, तो उनकी मुलाकात जहांगीर से अजमेर में होती है। विलियम हॉकिंस के लिए बता दूं कि ये जो हैं ये तुर्की और फ़ारसी के ज्ञाता होते हैं, मतलब कि इनको तुर्की और फ़ारसी का ज्ञान होता है। तो ये अपनी उसी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। जब ये जहांगीर से मिलते हैं तो इनकी बातचीत तुर्की भाषा में होती है। जहांगीर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं इनसे, और प्रभावित होने के चलते इनको जहांगीर 400 का मनसब प्रदान करते हैं और इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान करते हैं। कभी कभी खान भी लिखा हुआ आ जाता है, खान की उपाधि। तो अगर इंग्लिश खान आए या नॉर्मल खान की उपाधि आए तो वो जहांगीर द्वारा किसे दी जाती है, विलियम हॉकिंस को। इसीलिए क्योंकि वो तुर्की में कन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है। हॉकिंस का टाइम पीरियड बता दूं, भारत में 1608 से लेकर 11 तक ये भारत में रहते हैं। हॉकिंस जब आते हैं तो वो सूरत में फैक्ट्री लगाने का आग्रह करते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। बट उस टाइम क्या होता है कि पुर्तगाली जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने मतलब पावरफुल होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग अपने एग्जिस्टेंस में होते हैं। तो जहांगीर इनको मना कर देते हैं, अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को। तो 1611 में ये अंततः मसूलीपट्टनम में ये अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री खोलते हैं। ये अस्थायी रूप से है। ठीक है। 1611 में इनकी अस्थायी फैक्ट्री खुलती है। देन क्या होता है कि 1612 में स्वाली नामक स्थान पे स्वाली का युद्ध होता है, जो कि अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच में होता है, जिसमें अंग्रेज़ों की तरफ से कैप्टन बेस्ट और हेनरी मिडल्टन होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज़ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और वो पुर्तगालियों को बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं। जब ये बात जहांगीर को पता चलती है तो उनको लगता है कि मतलब उस समय का जो दौर था वो ऐसा था कि पुर्तगालियों को हराना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड थे। तो जब अंग्रेज़ उनको हरा देते हैं तो जहांगीर तो पहले से ही उनसे इम्प्रेस हुए हुए होते हैं, बट अब उन्होंने पुर्तगालियों को भी हरा दिया तो उनको और ज़्यादा बिलीव होने लगता है कि हाँ, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हैं। तो वो उनको जो पहले उन्होंने रिजेक्ट की थी, जो उनका आग्रह था सूरत में फैक्ट्री का जो उन्होंने रिजेक्ट किया था, अब वो उस आग्रह को मंजूरी दे देते हैं। और 1613 में जाके अंग्रेज़ अपनी एक स्थायी रूप से फैक्ट्री का निर्माण करते हैं 1613 में, जो कि सूरत में खोलते हैं टॉमस एल्ड बर्थ के नेतृत्व में। ठीक है। 1615 आता है गाइस, जिसमें टॉमस रो भारत में आते हैं। ये भी सूरत बंदरगाह पे ही पहुंचते हैं। बट एक चीज़ डिफ़र है इनकी कि ये जहांगीर से अजमेर में मिलते हैं। ठीक है। अब अंग्रेज़ों की जो पहले से एक रणनीति थी वो यही थी कि चापलूसी और विनम्रता की। हालांकि बाद में आते आते उन्होंने ये चेंज कर ली, बट स्टार्टिंग में वो चापलूस और समय समय पर काफ़ी विनम्र भी हुआ करते थे, दर्शाया करते थे ऐसे। तो जहांगीर के चित्रकला की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एवरी लाइन क्वेश्चन पूछा ही गया है किसी ना किसी एग्ज़ाम में। कोई भी लाइन ऐसी नहीं है गाइस जो कभी पूछी ना गई हो। जहांगीर के चित्रकला की तारीफ कौन करते हैं, तो टॉमस रो करते हैं। ठीक है। और ये टॉमस रो ही एक ऐसे पर्सन हैं जो मुग़ल मेहमान की तरह ट्रीट किए जाते हैं। सिर्फ यही एक ऐसे हैं जो मुग़ल मेहमान की तरह रहते हैं जब तक रहते हैं। फिर 1632 का टाइम पीरियड आता है गाइस। 1632 के टाइम पीरियड में गोलकुंडा के शासक 500 पैगोडा के बदले में गोलकुंडा के सारे बंदरगाहों को यूज़ करने देते हैं अंग्रेज़ों को। ठीक है। इससे पहले जो ब्रिटिशर्स थे, इनकी पूर्वी तट पर कोई भी फैक्ट्री नहीं थी। बट ये जो ईयर है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बीईओ में पूछा गया है कि पूर्वी तट पर प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री कौन सी है जिसका गठन 1633 में होता है। तो पूर्वी तट पर प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ खोली जाती है, उड़ीसा में, और उड़ीसा में भी बालासोर में। ये आप मोस्टली याद रखिएगा। ओके।
फिर आता है 1639। 1639 में फ्रांसिस डे, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक भी कहते हैं। फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा से मद्रास जो है वो पट्टे पर प्राप्त करते हैं, और पट्टे पर प्राप्त करने के बाद वो क्या करते हैं कि इसकी किलेबंदी कर लेते हैं छोटी, जिसको नाम देते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। और अब ये मद्रास जो है ये इनका व्यापारिक केंद्र हो जाता है अब तक, ठीक है। उसके बाद 1651 आता है, और 1651 में हुगली जो कि बंगाल में है, मतलब बंगाल के एरिया में है, तो हुगली में फैक्ट्री ब्रिजमैन के नेतृत्व में खोली जाती है। अब इसमें मैंने एक नोट करके लिखा है कि अंग्रेज़ जो थे वो शोरा एवं अफ़ीम ये कहाँ से प्राप्त करते थे। ये क्वेश्चन आया है, अंग्रेज़ शोरा एवं अफ़ीम प्राप्त करते थे बिहार से। और अगर क्वेश्चन में लिखा हो रेशम, वस्त्र, शोरा और अफ़ीम ये कहाँ से प्राप्त करते थे, तो ये बंगाल और बिहार दोनों से, ठीक है। आगे चलते हैं 1651, 1651। 1651 में शाह सूजा, ये बंगाल के सूबेदार थे शाह सूजा, इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने 3000 रुपये वार्षिक के बदले, मात्र 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में व्यापार करना इनके लिए पूरी तरह से फ्री कर दिया। अब इनके लिए मतलब किन के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कभी कभी मैं मेंशन करना भूल जाऊँ ब्रिटिशर्स, तो आप समझ जाइएगा कि बात जो है वो ब्रिटिशर्स के परिप्रेक्ष्य में चल रही है, तो वही, ठीक है। तो शाह सूजा ने 3000 रुपये वार्षिक के बदले में बंगाल में व्यापार करना इन लोगों का फ्री कर दिया 1651 में। और 1672 में कुछ सालों बाद शाइस्ता खां भी बंगाल के सूबेदार थे इस समय, इन्होंने बिना किसी शुल्क के व्यापार करने की छूट दे दी अंग्रेज़ों को, ठीक है। यही कारण था कि वो और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। फिर एक मांगलिक घटना घटित होती है 1661 की, जहाँ पे चार्ल्स द्वितीय जो कि शासक थे ब्रिटेन के, इनका विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी के साथ जिनका नाम था कैथरीन। और पुर्तगाली राजकुमारी से शादी हो रही है तो दहेज में कुछ तो मिलेगा ही, तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिलता है बम्बई का द्वीप। अब चार्ल्स द्वितीय के पास बम्बई का द्वीप है, तो ये 1668 में बम्बई के द्वीप को 10 पौंड वार्षिक के बदले में ब्रिटिश कंपनी को दे देते हैं, और ब्रिटिश कंपनी को बम्बई का एरिया मिल जाता है तो वो उसकी तत्काल किलेबंदी करवा लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जेराल्ड ओंगियार, जिसे हम गिराल्ड ओंगियार भी कहते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1669 टू 1677। और अब बम्बई मिल गया है ब्रिटिश कंपनी को, तो बम्बई का व्यापारिक गवर्नर नियुक्त कर देते हैं किन्हें, जेराल्ड ओंगियार को, ठीक है। और यहीं पर वे तांबा और चांदी के सिक्कों की मतलब ढलाई करते थे, टकसाल यहीं पर थी। 1680 का दौर आता है तो औरंगज़ेब जैसे मुग़ल शासक ये कंपनी को चुंगी से मुक्त कर देते हैं। तो जब चुंगी से मुक्त कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके पास पावर होती है अंग्रेज़ों की, तो वो एक भूल कर बैठते हैं, वो भारतीय सत्ता जो कि मुग़ल शासक के पास थी अभी भी, तो वो उनको बहुत कमज़ोर मान लेते हैं कि जो मुग़ल शासक हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, और हमारे पास तो सैन्य प्रशिक्षण भी है, हमारे पास आधुनिक हथियार भी हैं, सब कुछ है हमारे पास, तो अब हम ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर हम लोग जो बाकी और यूरोपियन जो शक्तियां हैं उनसे लड़ सकते हैं, तो हम मुग़ल शासकों को भी दबा सकते हैं। ये उनकी भूल थी, और इसी भूल के चलते वो एक भूल करते हैं कि 1686 में हुगली पे मतलब जम के लूटपाट मचाते हैं, तहस नहस कर देते हैं, यहाँ तक कि वो मुग़ल शासक के साथ युद्ध की घोषणा भी कर देते हैं। फाइनली होता क्या है कि औरंगज़ेब से इनका संघर्ष होता है, और औरंगज़ेब इनकी जो भी बस्तियां थीं जो बंगाल में इस्टेब्लिश थी उन सभी को खदेड़ देते हैं, और इतनी बुरी तरह खदेड़ते हैं कि इनको मुंह छुपा करके भागना पड़ता है डर के। और ये डर के भागते कहाँ हैं, गंगा के मुहाने पे एक द्वीप पर जिसका नाम है फीवर द्वीप, जिसको उस समय बीमारियों का गढ़ भी कहा जाता था। इस द्वीप पर वो शरण लेते हैं, और अंततः अंग्रेज़ों को ये रियलाइज़ होता है कि आज भी वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं, और जो सामने वाले को कमज़ोर समझ रहे हैं
इतने भी ज़्यादा वो लोग कमज़ोर नहीं हैं। तो जॉब चार्नोक जो हैं वो माफ़ी मांगते हैं, और अब माफ़ी मांग ही ली है तो फिर माफ़ कर दिया। बट अंग्रेज़ कहाँ मानने वाले थे। 1688, 2 साल बाद ही पुनः औरंगज़ेब से इन लोगों का संघर्ष होता है, अंग्रेज़ों का, इन लोगों का मतलब अंग्रेज़ों का संघर्ष होता है। और उस संघर्ष का कारण क्या रहता है उसके पीछे का, कि पश्चिमी जो तट था वहाँ के जो बंदरगाह थे, तो बंदरगाहों से जाने वाले जो हज यात्री थे जो कि हज की यात्रा के लिए जाना चाहते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ना दी जाती हैं। तो इसी के चलते जो बम्बई के गवर्नर थे उस वक्त, वो थे जॉन चाइल्ड, और जॉन चाइल्ड को औरंगज़ेब भारत से निष्कासित करने का ऑर्डर दे देते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एज इट इज़ आर में पूछा गया है कि औरंगज़ेब भारत से निष्कासित करने का जो आदेश है वो किसके लिए देते हैं, तो वो इंसान थे जॉन चाइल्ड, चाइल्ड ही थे। और फिर ये माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांगने पर 1.5 लाख का हर्जाना इनको देना पड़ता है मुग़ल शासक को, औरंगज़ेब को। और 1.5 लाख का हर्जाना प्राप्त करने के बाद पुनः व्यापार की आज्ञा इनको मिल जाती है। फिर आगे आता है 1698 का दौर, जहाँ पे बंगाल के सूबेदार जिनका नाम है अजीमुशान, इनकी अनुमति से जो वहाँ के जमींदार थे बंगाल के, इब्राहिम खां, वो इनको एक मतलब एक आदेश दे देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि रियायत दे देते हैं, मतलब ज़मींदारी प्रदान करते हैं 3 एरिया की। सूतानाटी, इसको सुतनती भी कहते हैं और कहीं कहीं सूतानाटी भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो और कालीकता और गोविंदपुरी, ये 3 एरिया, सूतानाटी, कालीकत्ता और गोविंदपुरी। ठीक है, इन तीनों की जिम्मेदारी अब अंग्रेज़ों को प्राप्त हो जाती है। कौन देते हैं, तो बंगाल के सूबेदार अजीमुशान की अनुमति से वहाँ के ज़मींदार इब्राहिम खान प्रदान करते हैं। ये तीनों गांव आगे चलकर कलकत्ता में इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब तीनों को मिला करके कलकत्ता बन जाता है। ठीक है, आगे 1700 में प्रथम प्रेसिडेंसी नगर की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है फोर्ट विलियम, और इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं चार्ल्स आयर। ठीक है, अब और ज़्यादा व्यापारिक रियायतें पाने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं अंग्रेज़ की, और क्या किया जाए, किस तरह से चापलूसी की जाए, या कहीं कहीं मतलब अपनी प्रतिभा भी दिखाते थे युद्ध में, और कहीं कहीं चापलूसी भी करके करते थे। बट किसी तरह भी इनको अपना मतलब व्यापारिक रूप से इनको बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, पावरफुल और इस्टेब्लिश्ड होना था। 1717 का दौर आता है और एक प्रतिनिधि मंडल फर्रुखशियर के दरबार में आता है, और इसका नेतृत्व करता कौन थे, जॉन सुरमन। इसमें एक और थे स्टीवेंसन, थर्ड वन थे ख्वाजा सेहत जो कि द्विभाषिया थे। ठीक है, और ये आर्मेनियाई वंश के थे। फोर्थ वन होते हैं विलियम हैमिल्टन, और इन्हीं के कारण इनको बहुत ज़्यादा व्यापारिक रियायतें मिलती हैं। विलियम हैमिल्टन एक सर्जन होते हैं, एक डॉक्टर थे, और इन्होंने फर्रुखशियर उस समय बीमार होते हैं काफ़ी, तो फर्रुखशियर का ये इलाज करते हैं, मतलब कि तो ये ठीक इन बीमारी से मुक्त हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो खुश होकर के ये अंग्रेज़ों को व्यापारिक रियायतें देते हैं, और इन व्यापारिक रियायतों को मतलब इतना कुछ दे देते हैं ना खुले दिल से, कि खुद स्वयं ब्रिटिश इतिहासकार जो हैं जिनका नाम है आर्म इन सारी रियायतों को मैग्ना कार्टा का नाम देते हैं, मतलब व्यापारिक अधिकारों का या रियायतों का अधिकार पत्र। ठीक है, तो अब बहुत सारी रियायतें मिल गई हैं, पावरफुल तो हो ही गए हैं। अब इसमें एक बात जानने की है कि जो साउथ का एरिया था वहाँ पे अंग्रेज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज़ खोलना और वहाँ की किलेबंदी भी कर लेना बहुत ज़्यादा कठिन इसलिए नहीं हुआ। उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि वहाँ पे शक्तिशाली भारतीय सरकार नहीं थी, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का तो 1565 में ही वो नष्ट हो गया था। विजयनगर साम्राज्य छोटे छोटे से बहुत कमज़ोर राज्यों का मतलब उदय हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा इतना मतलब नहीं थे पावरफुल कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे पाए तो बहुत कमज़ोर राज्य थे, तो वहाँ पे इन लोगों का मतलब एक तरह से जो संघर्ष चलता रहा वो मतलब यूरोपीय शक्तियों से ही चलता रहा। उनको हटा के फिर मतलब ये अपनी फैक्ट्रीज़ लगाते गए।
अब हम ये देखेंगे कि क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी सफल हो गई। उसके कुछ कारण हैं। और गाइस, ये जो सफलता का इनका जो राज है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये जो पॉइंट्स हैं, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये आपसे पीसीएस में एज इट इज़ ये कथन, सेम यही कथन वर्ड टू वर्ड, मतलब कूट में पूछे गए हैं क्वेश्चन में। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था वो था, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी उस समय। कंपनी की जो सेना थी उसको पश्चिमी प्रशिक्षण प्राप्त था। उनके पास आधुनिक हथियार थे उस वक्त जो कि हमारे पास नहीं थे। और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। जो भी इनको अच्छा वेतन दे दे तो वो अपनी सेवा में लगा सकता था। मतलब कि अगर फ्रांसीसी चाहें, अगर वो अच्छा वेतन दे रहे हैं तो वो उनकी साइड हो गए, भारतीय जो सैनिक थे। और अगर अंग्रेज़ चाहें तो वो अपनी सेना में उनको भर्ती कर लें। तो इस तरह से था, राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं था, और मतलब अभाव था। तो ये आप लोग बुरा मत मानिएगा, ये वर्ड्स मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किए हैं, ये आयोग ने ही ये कथन दिए हैं। और आप जान रहे हों, कभी कभी क्या होता है, कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं तो हम सोचते हैं ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। बट वो सही होते हैं, क्योंकि अगर एक इंसान पावरफुल हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि दूसरा जो होगा वो वीक ही होगा। वो कहीं ना कहीं उसका स्तर कम होता जा रहा होगा, तभी दूसरे इंसान का स्तर बढ़ता जा रहा होगा, है ना। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था वो यही था कि हमारे में ही कहीं ना कहीं कमी थी। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये कंटेंट और ये फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियोस और मेरी मेहनत और मेरे फैक्ट्स आपको अच्छे लगे हों, आपको लगा हो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है बिल्कुल, तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग बस देखकर ऐसे ही चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। गाइज़, ये अभी जो ब्रिटिशर्स हैं ये अभी मैं बता दूं आपको कंप्लीट नहीं हुए हैं। आगे जो वीडियो आएगी वो मैं ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब इनके जो साथ जो संघर्ष हुए, प्लासी है, बक्सर है, वो सब मैं बताऊंगी आगे। फिर फ्रांसीसी में भी ब्रिटिशर्स का जो है आएगा, जिक्र होगा, क्योंकि जो युद्ध हुए हैं दोनों के बीच में, तो मतलब अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा खुद में बहुत क्राइटेरिया घेरे हुए हैं, तो ये इतनी जल्दी समाप्त नहीं होंगे। बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड गिविंग मी योर प्रीशियस 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 टाइम। थैंक यू सो मच गाइज।